गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी। और दोस्तों उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि दोस्तों बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी स्टोरी है, जिसका नाम है दोस्तों वाह रे हमदर्द। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को हमदर्द का मतलब समझना है। दोस्तों भगवान ना करे दोस्तों हम लोग को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, लेकिन बस मान लेते हैं हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, छोटा मोटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है या हम लोग बीमार पड़ गए, हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, तो दोस्तों तरह तरह के लोग हम लोग से हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। कुछ तो हमारे परिचित लोग होते हैं, जो कि हमारे फैमिली मेंबर या हमारे रिलेटिव सगे संबंधी लोग, या तो हमारे दोस्त लोग हम लोग से मिलने आते हैं। कुछ लोग दोस्तों जिन्हें हम लोग भी नहीं पहचानते, वो भी हम लोग से मिलने आते हैं। तो दोस्तों वो देखने आते हैं कि कौन सा जानवर नया हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। तो दोस्तों ये सब लोग जो भी हम लोग से मिलने आते हैं, ये दोस्तों हमारे दुख में ये भागीदारी बनने आते हैं, हमारे दुख में साथ देने आते हैं, हमारे दुख में ये सहानुभूति दिखाने आते हैं, हमारे दुख को ये बांटने आते हैं। तो दोस्तों इन्हीं लोगों को कहते हैं दोस्तों हमदर्द। जो दोस्तों हमारे दर्द में हमारा साथ दे, वही दोस्तों कहलाते हैं हमारे हमदर्द। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये जो हमदर्द लोग होते हैं, इन लोग की जो हमदर्दी होती है ना, ये कभी कभी एक टॉर्चर जैसा लगने लगता है। क्योंकि दोस्तों खुद ही सोचिए, एक मरीज इंसान जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है दोस्तों, उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? उससे सबसे ज्यादा जरूरत होती है आराम की। लेकिन दोस्तों ये हमदर्द लोग लगातार ये आते रहते हैं। लगातार आने की वजह से दोस्तों जो वो मरीज का दोस्तों जो उसका आराम करना है, वो आराम उसका हराम हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे लेखक साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि उनके पास जो परिचित आते रहते हैं, वो उन्हें आराम करने का टाइम ही नहीं देते। तो दोस्तों इसी सब विषय पे, इसी सब टॉपिक पे उन्होंने एक पार्ट लिखा, जो पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वाह रे हमदर्द। तो दोस्तों फटाफट पढ़ते हैं हम लोग ये चैप्टर को, देखते हैं घनश्याम जी ने इस चैप्टर में क्या लिखा है। फटाफट दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने की हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास वाह रे हमदर्द लिखा है। ये वाह रे हमदर्द चैप्टर घनश्याम अग्रवाल जी ने, ये महाराष्ट्र की ये दोस्तों हमारे राज्य के, देखते हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, परिचय देख लेते हैं इनका। जन्म हुआ है इनका 1942 में। 1942 में। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि इनके जन्म को आज कितने साल हो गए, कितने वर्ष के आज इनकी उम्र होगी। जन्म हुआ है 1982 के दिन। देखते हैं दोस्तों अकोला में ही जन्म हुआ है इनका, महाराष्ट्र में जगह है, हमारे राज्य के है ये। परिचय एक बार पढ़ लेते हैं। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि, घनश्याम अग्रवाल जी का इंटरेस्ट, रुचि मतलब इंटरेस्ट अध्ययन काल से, जब वो पढ़ाई करते थे तभी से ही लेखन में विकसित हुई। लेखन में ही उनकी जो रुचि थी, लिखना मतलब दोस्तों कुछ भी, या तो कविता लिखे या तो कोई चैप्टर लिखे, कहानी लिखे, उसमें ही उनकी ज्यादा रुचि थी। अपने आसपास के प्रत्येक स्थिति, जो भी उनके आसपास की जो भी घटनाएं होती थी, उसमें से खुद ब खुद ये कॉमेडी निकाल लेते थे, खुद ब खुद दोस्तों हंसने की ये स्टोरी निकाल लेते थे। देखते आगे। घटना में हास्य ढूंढकर उसके आधार उसे धार व्यंग मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज में ताने मारना, ताने कसना उसे कहते हैं, लेकिन कॉमेडी वे में, एकदम मजाकिया अंदाज में ताने मारना उसे कहते हैं व्यंग करना। व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है, आपके जो लिखने का तरीका है उसमें दोस्तों आप इनके कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे घनश्याम अग्रवाल जी के, इनके चैप्टर में हमेशा आपको कॉमेडी मिलती जाएगी। ये चैप्टर भी जब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग को पता चलेगा ये चैप्टर कितना मजाकिया है। देखते हैं दोस्तों आगे। आप अखिल भारतीय मंचों पर, अखिल भारतीय मंच मतलब जो भी ये कवियों के मंच होते हैं, बड़े बड़े लेखकों के मंच होते हैं, बड़े बड़े मंच होते हैं, बड़े बड़े स्टेज होते हैं, वहां पे इनका बहुत ही ज्यादा नाम है। मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है, कवि के रूप में आप बहुत ही ज्यादा फेमस है। देखते दोस्तों प्रमुख कृतियां, ये आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इनकी प्रमुख कृतियां, क्या क्या चीजें इन्होंने चैप्टर कौन कौन से लिखे, कौन कौन सी कहानियां लिखी है। हंसी घर के आईने हास्य व्यंग्य है। आजादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है। आप अपने सपने लघु कथा संग्रह है आदि, ये सब इन्होंने बहुत सारे इन्होंने काम किए दोस्तों। इनके बारे में आप नेट पे सर्च भी मार सकते हैं, इनकी जो भी कहानियां आई आप नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं। देखते पहले सबसे पहले आज की स्टोरी हम लोग देख लेते हैं, तब आपको और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा इनके चैप्टर पढ़ने का। देखते दोस्तों वाह रे हमदर्द चैप्टर पढ़ने की स्टार्ट करते हैं हम लोग। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। दोस्तों सब यही लाइन है जो इस चैप्टर में पूरी की पूरी डिफिकल्ट लाइन है दोस्तों, समझना है। अर्थशास्त्र मतलब होता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के मतलब दोस्तों सिर्फ इतना समझना है कि पैसा, किसी भी देश से हम लोग सरकार चला रहे हैं, हम लोग को मान लो दोस्तों मैं सरकार चला रहा हूँ, मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं बेच रहा हूँ वड़ा पाव। दोस्तों मैं वड़ा पाव बेच रहा हूँ, अब दोस्तों समझना है, अब मैं अपना पैसा, मुझे पैसे कब मिलेंगे ज्यादा, जब मैं वड़ा पाव 10 रुपए का वड़ा पाव होता है, मैं अगर उसे 20 रुपए में बेचूं तो क्या होगा दोस्तों, मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी जेब भरने के लिए, मैं अपने जेब भरने के लिए मैं पैसा कमाना चाहूं, तो दोस्तों उस अर्थव्यवस्था को बोलेंगे मैं सरकार हूं दोस्तों, देश चला रहा हूं, मैं अपना जेब में ज्यादा पैसा आया इसलिए मैं 10 रुपए का वड़ा पाव 20 रुपए में बेचूं, तो दोस्तों भला तो मेरा होगा, भला मेरा होगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं पूंजीवादी। पूंजी मतलब होता है पैसा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोग अपना पैसा हम लोग कमाना ज्यादा चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरी व्यवस्था होती है वो है हमारी
समाजवादी व्यवस्था। अब दोस्तों समाजवादी व्यवस्था समझना है हम लोग को। अब 10 रुपए का वड़ा पाव था, मुझे देखना है कि दोस्तों मुझे पैसा कर नहीं कमाना है, यहाँ पे मुझे लोगों के लिए सुविधाएं ज्यादा देना है, लोगों के बारे में हम लोग को सोचना है। 10 रुपए का वड़ा पाव 20 रुपए में बेचूंगा तो कोई ज्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलती है, 10 रुपए का वड़ा पाव लोगों के हिसाब से तुम लोग 10 रुपए का वड़ा पाव 8 रुपए में बेचो, सारे के सारे लोग खरीद सकते हैं। इससे दोस्तों भलाई किसका होगा, देश का भलाई होगा। ये तो मैंने वड़ा पाव का जिक्र किया, ऐसा तो हर एक चीज में हो सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों समझना है, ये रूस जो कंट्री वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था चलती है, समाजवादी इकोनॉमी वहां पे, सोशलिस्टिक इकोनॉमी वहां पे चलती है। और दोस्तों जो अमेरिका है हमारा, ये चाइना देश है, यहाँ पे दोस्तों जो इकोनॉमी चलती है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी। और दोस्तों तो इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चलती है, इंडिया में चलती है दोस्तों दोनों का मिक्सर, इसलिए मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। बस दोस्तों यही लाइन इसका डिफिकल्ट था, बाकी की पूरी स्टोरी बड़ी आसान होगी दोस्तों। देखते हैं अब ये भाषण सुन के आए, ये जो हमारे लेखक साहब है, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आया, भाषण सुनकर बहुत ही ज्यादा इनमें जोश भर गया। जोश भरने की वजह से हुआ क्या, देखते हैं दोस्तों। सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी, सामने से भी एक कार आ रही थी। अब दोस्तों सामने से कार मतलब दोस्तों समझना, ये साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल मतलब समाजवादी, साइकिल मतलब जो दोस्तों कोई भी खरीद सकता है। लेकिन कार दोस्तों हो गई पूंजीवादी, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग हैं वही खरीद सकते हैं। तो दोस्तों दोनों की आमने सामने टक्कर हो जाती है। देखते आगे क्या होता है। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया, मेरी साइकिल को बहुत ज्यादा जोश आया, या कार को गुस्सा अधिक आया, या कार को ज्यादा गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। दोनों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से, विरोधियों मतलब दोस्तों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, जैसे साइकिल का कॉम्पिटिटर है कार, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की नजर से इन लोग देखने लगे। और दोस्तों एक दूसरे को घृणा मतलब होता है एक दूसरे को बर्दाश्त न कर सकना। एक दूसरे को घृणा मतलब एकदम तुच्छ समझना, छोटा समझना। एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े, आपस में हम लोग दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। मैंने खाली फुकट मैंने क्या कर दिया, पूंजीवादी और समाजवाद के बीच में मैंने टांग अड़ाई दिया। दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ, मेरी टांग ही टूट गई। देखते आगे। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, फलस्वरूप कहते हैं कि मेरी टांग टूट गई। आगे बढ़ते हैं। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, दुर्घटना के बाद आज भी दोस्तों इंसानियत कायम है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों सब लोग आ गए, इकट्ठे हो गए उन्हें देखने के लिए, कौन किसका एक्सीडेंट हो गया देखने के लिए सब लोग आ जाते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े, इंसानियत बाकी है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। कुछ परिचित मतलब जिनको वो जानते थे, कुछ अपरिचित मतलब जिससे वो जानते नहीं थे, वो चेहरे उनके सामने खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। जो भी वहां पे आजू बाजू जो भी लोग खड़े थे उन लोग में उत्सुकता मतलब खुशी की लहर दौड़ गई। सबको बहुत खुशी है कि लेखक साहब जिंदा है, लेखक साहब को कुछ नहीं हुआ। मैंने कराते हुए मतलब दोस्तों एकदम दर्द की आवाज में उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आप आवाज आती है दूसरे की, इंसान की, वो इंसान इन्हें बता रहा है कि ये कहाँ है। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। सार्वजनिक अस्पताल दोस्तों, सार्वजनिक अस्पताल मतलब आपको पता है कि ये सरकारी अस्पताल होते हैं। सरकारी अस्पताल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, ऐसा कहा जाता है। उसमें भी दोस्तों प्राइवेट वार्ड का मतलब होता है दोस्तों कोई भी इनका परिचित होगा, जब मन चाहे तब वो आके उन्हें मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों उसी से समस्या बढ़ जाती है। आपका एक्सीडेंट हो गया है, ये आगे कहता है आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपका पैर का ही फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, एक चेहरा जिसे वो जानते नहीं है, एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा था कब ये लेखक साहब उठे, कब ये उन्हें बात बताए। लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका था कि मुझे वो आगे जो भी कहानी है वो बता पाए मुझे क्या क्या हुआ था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, तो क्या पाते हैं ये, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मतलब ये कहानी इन्होंने बहुत पहले टाइम की लिखी हुई है। तब दोस्तों ऐसा किया जाता है जिसका पैर फ्रैक्चर है उसे एक थैली से उसका स्टैंड लगाकर उस थैली होती थी जिसमें रेती भर के उसको दूसरे स्टैंड में लगा देते थे, जिससे पैर लटकता रहता था। उसी आगे बढ़ते हम लोग। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ है, मेरे दिमाग में एक नया मुहावरा आने लगा। देखते हैं मुहावरा क्या है, टांग का टूटना। अब दोस्तों टांग का टूटने का मतलब है दोस्तों सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट होना। सार्वजनिक अस्पताल जहाँ पे दोस्तों सब लोग जाने से उन लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में कहा जाता है कि वहाँ पे अच्छी तरीके से देखभाल नहीं होती, ऐसा मानना है, मेरा मानना नहीं है ऐसा।
टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, टांग का टूटना मुहावरा बन गया सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। सार्वजनिक अस्पताल के बारे में जब सोच रहे थे तो वो कहते हैं कि मैं एकदम कांप गया, क्योंकि उन्हें बहुत डर था कि सार्वजनिक अस्पताल में नहीं जाना चाहिए। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, अस्पताल वैसे ही दोस्तों खतरनाक शब्द होता है, क्योंकि अस्पताल में जाना मतलब आपकी तबियत खराब है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। आत्मा से परमात्मा मतलब दोस्तों भगवान के जाने का समय आ गया है, ऐसा लगता है उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है। मेरी टांग जो टूटी ना वो सिर्फ एक घटना है, एक जो छोटा मोटा एक इवेंट है, लेकिन दोस्तों सरकारी अस्पताल में जो एडमिट हो गया वो सबसे बड़ा दुर्घटना है इनके लाइफ का, ऐसा इन्हें लगता है। और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये रियल में ये हो गई दुर्घटना, ये हो गया एक्सीडेंट। देखते आगे। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए, जो हमदर्दी जताने के लिए मुझसे मिलने आ रहे थे, उनकी उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। देखते दोस्तों कैसे कैसे अजीब अजीब लोग आते हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ये तो सही बात है दोस्तों, आराम करने दोस्तों वो एडमिट हुआ है, उसे सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। लेकिन हर इंसान आके यही बात पूछेगा कि ये सब चीजें आपके साथ कैसे हो गया। एक को बताया, फिर बाद में जब वो चला जाएगा दूसरा आके भी वही प्रश्न पूछेगा आपको, ये सब कैसे हो गया, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है। जनरल वार्ड मतलब जो आम लोगों के लिए होता है। जनरल वार्ड में दोस्तों एक टाइम होता है, इस टाइम ही आप मरीज से मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्राइवेट वार्ड, सरकारी अस्पताल में प्राइवेट वार्ड, वहां पे दोस्तों आपका जब मन चाहे आप वहां पे मिलने आ सकते हैं। होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर ही आकर तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है। यह तो एक खुला निमंत्रण है, आपका जब मन करे तब आके आप लेखक साहब को परेशान कर सकते हैं। निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, हे मेरे परिचितों मतलब रिलेटिव लोग, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है, समय का कोई टेंशन मत लो, जब मन करे तब आ जाओ, मुझे उठा दो, मुझसे बातें करो। अपने सारे बदले लेने का यही सही वक्त है, यही वक्त है कि तुम लोग अपने आके बदले मुझसे ले सको, ले लो। मुझे आराम करने की जरूरत है, लेकिन मुझे आराम करने मत दो। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी हो जाएगी, बदले का बदला भी हो जाएगा और सबको लगेगा कि ये तुम हमदर्दी दिखाने आए हो। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। और मिलने आने वाले का जब उन्होंने ख्याल सोचा तो उनको ऐसा लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई, इतना उनको टेंशन आ गया। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या और कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। जिनकी टांग या कुछ भी टूट गई थी तब ये उनसे मिलने गए। अब दोस्तों ये उनसे बदला लेने के लिए आए, ऐसा इन्हें लगता है। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। कब मेरी टांग टूटे, कब वो एहसान चुकाने वापस आए, क्योंकि मैं भी उनसे मिलने गया था। इतनी हमदर्दी से यह बात खास छिपी इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती, इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी होती थी कि ऐसा कहना चाहते हो दोस्तों, भगवान टाइम सबका लाता है बेटा, वक्त सब पर आता है, वक्त सब पर आता है, ऐसा ये लेखक साहब को इशारों में समझाने की कोशिश करते थे। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले आकर जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा किया इनके साथ किस्सा होता है, देखते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, इन्हें मरीज से कोई लेना देना नहीं होता, बस ये देखना चाहते हैं कि सबको पता चले कि हाँ मैं भी आया था इन्हें देखने के लिए। देखते आगे, यही चीज आगे होती है। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, ये सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आते हैं मरीज को, हाँ भाई साहब मैं भी आया था, ऐसा ही दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। एक दिन मैंने तय कर लिया कि आज कोई भी आ जाए मैं अपनी आंख खोलने वाला नहीं, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अगर मैं अगर उनको देखूं ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो मुझे देखने आए थे। तो दोस्तों मैंने तो लेखक साहब कहते हैं, मैंने तो मन में बना लिया था कि मैं अभी किसी से बात नहीं करूंगा, लेटा ही रहूंगा। देखते दोस्तों आप क्या करते हैं। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। मुझे धीरे, जो बाबू आए थे उन्होंने धीरे धीरे इनको हिलाना शुरू किया, लेकिन उठे नहीं। तो देखते दोस्तों क्या किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया ताकि ये उड़ जाए। दोस्तों ऐसी हमदर्दी दिखाने वाले लोग भी आते हैं। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, जो दर्द से अभी कराकर उन्होंने आंखें खोली। तो दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए कितने अच्छे इंसान है। कहिए अब दर्द कैसा है, दर्द देकर बोलते हैं अब दर्द कैसा है। आगे बढ़ते दोस्तों।
मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते ही, अब ये भी दोस्तों अच्छे किस्सा होता है इनके साथ। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, आज कोई बड़ा एक्सीडेंट वापस से होने वाला है, क्योंकि इनके 4 बच्चे हैं और बच्चे आना मतलब हॉस्पिटल में देखते हैं तबाही मचा देंगे। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, आते जैसे ही आई वैसे ही मेरी ओर इशारा करते हुए अपने चारों बच्चों से क्या कहती है, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है कि ये देखो बंदर। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बंदर को दिखाने आई है चिड़ियाघर में। आगे बढ़ते हैं, बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, एक कुर्सी पर चढ़ जाता है, एक टेबल पर चढ़ जाता है। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रम परम की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। रम परम की आवाज आने लगी, एक आवाज आने लगी अलग सी रम परम करके, तो इनका ध्यान उस ओर जाता है। देखते तो क्या होता है, क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। उसका लड़का उसे रोकने के बजाय कुछ नहीं कह रही है। मैं इससे पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। जो दवा की शीशी के साथ कथकली कर रही थी उसने दवा की शीशी पटक दी। अब देखो सोनाबाई क्या कहती है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूर के देखा। अब दोस्तों क्या कहती है, फिर हंसते हुए बोले, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, पेड़े खिलाओ। दोस्तों अलग अंधविश्वास पाला है। दवा गई समझो बीमारी गई। दवा को टूटना मतलब होता है बीमारी चली गई। देखते आगे। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई और इसके 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक वो वहीं बैठी रही। 2 घंटे बाद वो वहां से उठकर जाती है, यह कहकर कि फिर आऊंगी, और ये कहकर गई कि फिर आऊंगी। दोस्तों फिर से तबाही मचाएगी। आगे मैं भीतर तक कांप गया, और ये जब उसने कहा कि मैं फिर आऊंगी तो दोस्तों ये लेखक साहब पूरा कांप जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते, कुछ लोग जो औपचारिकता निभाना होता है कि पेशेंट को जाके मिलना, इसमें दोस्तों अब ज्यादा ही हद पार कर देते हैं। देखते आगे। विशेषकर वे लोग, अभी ये भी बहुत अच्छा किस्सा है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वे रिश्तेदार जो दूसरे गाँव से मिलने आते हैं। अब दोस्तों एक रिश्तेदार आते दूसरे गाँव से, इन्हें जानना पहचान दोस्तों किसी से भी ये लिपट जाते। देखते दोस्तों। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा पड़ मतलब जोर जोर से उसकी छाती पर पटक पटक के वो रोने लगा। लेखक की छाती पर, कौन है पता नहीं, बस छाती पर बैठकर छाती पर सर रखकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वाले का सत्यानाश हो जाए। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, लेकिन तू क्यों रोता है? पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती पर मुंह गड़ाए रोता रहा। मेरी छाती पर सर पटक पटक के मेरी छाती के अंदर वो अपना मुंह घुसाए रोता रहा। अब जब वो लेखक साहब को देखता है तो क्या होता है, देखते दोस्तों। फिर रोना कुछ कम हुआ, फिर थोड़ी देर धीरे धीरे उसका रोना कम हुआ। फिर जब उसने मुंह उठाकर देखा, देखते हैं, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया दोस्तों। वो जानता ही नहीं था इनको कौन है। उनका पेशेंट तो किसी बगल वाले कमरे में है। आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूँ, उसे पता ही नहीं पेशेंट कौन है, बस वो आ गया है, रोने लग गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, अपनी गलती नहीं मान रहा है। लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में, गुप्ता जी का कमरा हो सकता है बगल में, वो गुप्ता जी से मिलने आया था और लेखक साहब की छाती पर सर पटक पटक के रोने लगा। आगे बढ़ते हम लोग। बगल में ही है, हे हंसता है, हे कहता है और कहता है आगे, अच्छा भाई माफ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। सेम जैसा आके रो रहा था वो सत्यानाश हो उस कार वाले का, ऐसा ही वहां बगल वाले कमरे से भी आवाज आने लगी, सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। उस आदमी से तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया, देखते हैं। पत्नी पर आया क्योंकि इस प्रकार होता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। टैक्सी वाले को दोस्तों उसकी पत्नी ने पैसे दे दिया, क्योंकि किसी को भी लगेगा ना वो उसका रिलेटिव है, इतना जोर जोर से रो रहा है, उसे पकड़कर। देखते आगे। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग जरूर जबरदस्ती ऐसे लोग आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, कवि आ जाते हैं इनसे मिलने के लिए। देखते हैं उनके बारे में क्या लिखा है। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद जी है, वो इनसे मिलने आते हैं। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर, बेतुकी मतलब फालतू कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। मैं अगर उनसे दूर से ही वो मुझे पता चलते आ रहे हैं तो मैं उधर से भाग जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। 10-20 कविताएं मुझे सुनाए बिना वो छोड़ने वाले हैं नहीं, इसलिए पहले ही वो भाग जाते हैं।
एक दिन बगल में झोला दबाए आप पूछे, एक दिन बगल में अपने बाजू में कंधे पर वो झोला लटकाए आ गए उनसे मिलने के लिए। देखते आते ही बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त हूँ। जो कवि सम्मेलन होते, कवियों के प्रोग्राम होते, उसमें बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ, ऐसा कहते हैं। सच कहता हूँ कसम से, अब देखो बड़ी बात करते हैं, सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। ऐसा तो कहना पड़ता है, जो भी आता है ऐसा तो उन्हें बताना ही पड़ता है। मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। ये तो कितनी बड़ी बात हो गई, रात भर मुझे नींद नहीं आई किसी और के लिए, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में, इसी बात पर, इसी संदर्भ में मतलब इसी बात पर मैंने क्या किया, यह कविता बनाई। ये कविता मैंने बनाई है जो तुम्हें सुनाता हूँ। यह कर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने, मुझे कविता लगे सुनाने। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं दोस्तों। पहले एक बार जो कविता लिखी वो पढ़ लेते हैं। असम की राजधानी है शिल्लोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। दोस्तों ये कविता ये सुनाते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, असम की राजधानी है शिल्लोंग। दोस्तों समझना है यहाँ पे, शिल्लोंग असम की राजधानी अभी दोस्तों दिसपुर है, अभी दोस्तों दिसपुर है। ये होता है 72 में इसकी राजधानी, असम की राजधानी बन जाती है दिसपुर। लेकिन दोस्तों इससे पहले 72 से पहले असम की राजधानी होती है शिल्लोंग। तो दोस्तों हो सकता है ये चैप्टर जो लिखा है लेखक ने, ये 72 से पहले लिखा हो, तभी दोस्तों यहाँ पे आ गया असम की राजधानी है शिल्लोंग। दोस्तों याद रखना है, असम की अभी राजधानी है दिसपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और शिल्लोंग जो राजधानी है वो है मेघालय की राजधानी। तो दोस्तों एक बार वापस से हम लोग पढ़ लेते हैं। असम की राजधानी है शिल्लोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ये कविता सुनाते, बड़ी बेतुकी कविता है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देखने लगे। अब दोस्तों कोई भी कविता सुनाएगा वो यही उम्मीद करेगा कि सब लोग तालियां बजाएं, कभी लेखक से भी वो उम्मीद करते कि तालियां बजाए। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी लगी। एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी लगी मेरी। और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा क्या बता मुझे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। फटाफट उन्हें चाय पिलाया, उन्हें बोला कि आगे भी मैं आपकी कविताएं सुनूंगा, आप किसी और दिन आ जाना। ये बोल के मैंने उन्हें फटाफट अलविदा कह दिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अभी मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर मुझे हो सके तो तू मेरी दूसरी भी टांग तोड़ दे। लेकिन ऐसी जगह तोड़ना दोस्तों जहाँ पे मेरा कोई परिचित नहीं हो, कोई मुझे मिलने आने वाला नहीं हो। अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो जरूर तोड़, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, जहां मेरा कोई रिलेटिव सगा संबंधी ना हो, जिससे मैं जानता ही नहीं हूं। ऐसे लोग कोई भी नहीं हो मेरे दूर दूर तक, क्योंकि बड़े ही बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, बड़े ही बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। वार हमदर्द चैप्टर नंबर 3 हम लोग ने पढ़ा आज के दिन। दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर था। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ये चैप्टर आपको अच्छा लगा दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि हम लोग नई वीडियो यहाँ पे हम लोग आपके लिए बनाते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कोई नया वीडियो यहाँ पे बनाएंगे, 10th स्टैंडर्ड का कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।